नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी का सौदा। मेरा नाम रेखा है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। इसी नाम से मेरी पहचान है। मेरी पालनकर्ता मेरी माँ ने मुझे यही नाम दिया है। मेरी माँ के आसपास ही मेरी दुनिया है। उनके मेरे पास रहना किसी भगवान से कम नहीं है और किसी दुआ से कम नहीं है। मुझे जब से उनका साथ मिला है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। सुबह का समय और सुबह सुबह पंछियों का चहचहाना मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं मेरी सुबह को और भी खूबसूरत बना देती है। आप सोचते होंगे कि मैं कोई बड़ी अधिकारी होंगी जो खुद को इतनी अहमियत दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ बाप से ज़्यादा लाड़ प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह कहती हूँ यह एकदम गलत है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है मैं इस आधार पर कह सकती हूँ कि जरूरी नहीं कि सिर्फ खून के रिश्ते ही सच्चे होते हैं। रिश्तों से तो दिलों से बनते हैं, फिर चाहे वह खून के हों या ना भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेम लता माँ मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी चौराहे पर या किसी रेड लाइट पर लोगों का मनोरंजन का साधन बनकर रह जाती। उनकी चुभने वाली नज़रों और माँ को बेचने वाली शब्दों का शिकार हो रही होती। आपके बिना मेरी जिंदगी क्या होती, कितनी कठिन होती, इसके बारे में मैं सोच सोच कर ही कांप जाती हूँ। मैं एक 11 साल की लड़की थी जब मैं अपने जीवन में दुखों के रंगों को देख रही थी। उस समय मेरी उम्र मात्र 11 साल की। रंग सांवला, एक मजदूर परिवार की लड़की, 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, इसलिए वह सबकी लाडली बेटी थी। लेकिन मेरा रंग सांवला था, इसलिए मुझे खास पसंद नहीं करते थे। मेरे माता पिता भी मुझसे परेशान रहते थे। मेरा एक भाई था जो अपने बचपन को शान से जीता था। मेरी बहन मुझे 2 साल बड़ी थी और मैं उनसे छोटी। जब सूरज डूबने लगता तो सारी दुनिया सो जाती, तब मेरे मम्मी पापा बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों तक भी आ जाती थी। मेरे पिताजी अक्सर मेरी बहन को बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को टाल देती थी और कहती थी कि अभी तो ज़्यादा जल्दी है, अगर अभी से बाजार दिखाओगे तो मनचाही बात ना बन पाएगी। दुनिया को तो लड़की की सुंदरता ही भाती है, अभी लड़की को थोड़ी और बड़ी हो जाने दो तो कुछ बात बनेगी। उनकी बातें उस वक्त तो समझ नहीं आती थी कि उनका मतलब क्या है, किस बारे में बातें करते हैं, और कहाँ समझती इतनी कि हमारे समाज के लोग अपनी मजबूरी के कारण यह रिवाज के नाम पर अपनी बेटियों को दुल्हन वाले बाजार में बेच देते हैं, जो या तो उन्हें ऐसे बाजार में पहुंचा देते हैं जिन घरों में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेलकर वेश्यावृत्ति के बाजार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहां अलग अलग तरह के उत्सव मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे अधिक लाभ मिल सके और लड़कियों से कमाई कर सकें। एक दिन सुबह सुबह की बात है, माँ ने मेरी बहन को बहुत अच्छे से सजा संवरा दिया था और उसको सजाने में माँ काफ़ी खुश थी और मेरी बहन भी खूब मन लगाकर सज रही थी। होठों पर लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मेरे पैरों में पायल पहना दी गई थी। मेरी बहन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। बहन का इतना सजना संवरना देखकर मेरे मन में भी लालच आ गया। मैं भी अपनी माँ से कहने लगी कि मुझे भी सजना संवरना है। मैं भी सजने संवरने की जिद करने लगी। मेरी माँ ने गुस्से में मुझे जोर का थप्पड़ लगा दिया और यह फरमान सुनाया कि सजना संवरना तो सुंदर लड़कियों को शोभा देता है, सांवली लड़कियों को नहीं। तुझे सजा कर तमाशा थोड़ा ही बनाना है। बचपन में माँ की बातों को मैं बुरा नहीं मानती थी, लेकिन मैं तो सजने संवरने की जिद करके बैठ गई और बहन के साथ सज संवर कर बाजार जाने की जिद करने लगी और वहीं पर पैर पटक कर बैठ गई और अपने माता पिता को गुस्सा दिखाने लगी।
बाजार को देखने का मोह मेरे मन में जोर जोर से गूंज रहा था। हमारे आस पड़ोस की लड़कियां जो सज संवर कर बाजार जाती थी लेकिन वापस नहीं आती थी। मेरा मन उन सवालों से घिर जाता था। आखिर बाजार में ऐसा क्या होता है कि सभी लड़कियां सज संवर कर जाती तो हैं लेकिन बाजार से वापस नहीं आती, दिखाई नहीं देती। घर से निकलते समय भी जाने कितनी रस्म कराई जाती थी। जैसे थापे देना समृद्धि का प्रतीक था तो वहीं अनाज की बारिश करना जिससे उनके घर से जाने के बाद घर धन डालने से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गाय की पूजा और सबके बाद में पीछे मुड़कर ना देखना, ना जाने और भी कितनी रस्में निभाकर लड़की को भेजा जाता था। थार से सवारी निकालकर सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ जाकर बैठ जाती थी और फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे हुए उसके पिता घर लौट आते थे। वह लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती थी और मैं यह सोचती रह जाती कि उस रास्ते नजर नहीं आते या फिर वह कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर ही चली जाती थी, किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में बाजार में गुम हो जाती थी। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए अपने बाल मन को इधर से उधर भटकाती रहती, लेकिन मुझे कोई भी सही से जवाब नहीं मिल पाता था जो मेरी बाल मन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठ जाती थी। जब चुप नहीं हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे यह कहकर बाजार ले गए, इसे अपनी बड़ी बहन से प्यार है इसलिए जिद कर रही है, इसे भी एक बार बाजार ले ही जाता हूँ और इससे यह भी पता लग जाएगा लड़की को आगे पालना भी है या नहीं। उस पर मासूम मन में यह बातें समझ नहीं आती थी। आखिर पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे खुद के पिता ने ऐसा क्यों कहा था? क्या सच में वह मेरे पिता माता पिता थे या मुझे मोल लिया था या फिर यूं ही सड़कों से उठाकर लाए थे, सड़कों से उठाकर पाला था मुझे? मेरा मन इन सवालों में घूम रहा था। कुछ ना सोचते हुए खुशी खुशी से अपने पिता की बात को मानकर मैं भी बाजार चली गई। मैंने सोचा कि अब मुझे पता चल जाएगा कि जो लड़कियां सज संवर कर जाती हैं वह वापस क्यों नहीं आती। मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप को सजा संवरा लिया था। लगातार पिताजी और बहन के साथ बाजार के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी लोग मिलते उनको मुस्कुराते हुए नमस्ते करती जाती और सबका हाल पूछने लगती थी। हाल पूछते पूछते मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पड़ी। गाड़ी के दूसरी छोर पर मेरी दीदी शर्मा कर घबराई हुई सिमटी हुई बैठी थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी कहीं चली गई थी। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया, अब इस बाजार में मेरी बहन भी कहीं चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। मेरा तो सोच सोच कर मन भरा जा रहा था। मैं अपनी बहन के गले लग गई और मेरी बहन भी मुझे गले लगाकर रोने लगी। यह देखकर मेरे पिताजी चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बहन का साजो सिंगार खराब हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा रो मत। अगर साजो सिंगार खराब हो गया तो तुझे बाजार में कोड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा। इस तरह तू मेरे समाज में नाक ही कट जाएगी। कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? मेरे ऊपर चिल्लाते हुए मेरे पिताजी ने मेरी बहन से अलग कर दिया और मुझे कहा कि चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाए। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पिताजी ने गाड़ी को रुकवा दिया। मैंने नज़र उठाकर देखा तो बाजार बिल्कुल अलग जान पड़ता था। मुझे ना तो वहाँ खेल खिलौनों की दुकान दिखाई पड़ी, ना ही कोई मिठाई खटाई की और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की साजो सजावट दिखाई दे रही थी और ना ही कपड़े लत्तों की दुकान दिखाई दे रही थी। उस बाजार में बस एक ही बात नज़र आ रही थी, मेरी बहन और मेरी बहन की तरह और भी लड़कियां सजी संवरी बन ठन कर घूम रही थी, जिनके आसपास कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उन लड़कियों के साथ एक दो महिलाएं भी थी जो लड़कियों को अपने साथ लेकर आई थी और औरतें उन लड़कियों को कपड़ों से बनी चार दीवारी की झोंपड़ी में लेकर जाती थी और थोड़ी देर के बाद वापस ले आती थी। फिर वह साथ आई व्यक्ति से इशारे में कुछ और कहती और बनी ठनी लड़की के पिताजी को एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ा देती। उस लिफाफे को लड़की का पिता खोल कर देखता और फिर हामी भर देता। उस लिफाफे को लेकर लड़की के पिताजी लड़की को उनके साथ भेज देते थे।
यह कैसी रीत है, यह कैसा रीति रिवाज है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बचपन में यह सभी बातें मेरी समझ से बहुत परे थी। मुझे बहन से बिछड़ने का ख्याल मन में आते ही मैं बहुत दुखी हो जाती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर खड़े होकर दूसरी लड़कियों के साथ घटते देख रही थी। मेरी बहन को भी एक महिला के साथ इस कपड़े की बनी चार दीवारी में भेज दिया गया। उस चार दीवारी में क्या होता था यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे यह जानने की जिज्ञासा होती थी कि वहाँ क्या होता है, इसलिए मैं भी अपनी बहन के पीछे पीछे चली गई। मैंने अंदर जाकर देखा कि एक महिला दूसरी महिला की अस्मिता की माप तोल कर रही है और उसे जांच रही है। यह सब देखकर मेरा बाल मन तो डर गया था। यह दृश्य देखते हुए मैं दौड़कर बाहर आ गई और अपने पिताजी के पीछे जाकर छिप गई, इस उम्मीद से शायद पिताजी के पीछे मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन गलतफहमी थी मेरी। मैं जिस समाज से भी वहाँ कोई रिश्ता था सुरक्षित नहीं था। थोड़ी ही देर में मेरी बहन भी चली गई। उसके चेहरे के भाव को देखकर मैं उसके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। अपनी बहन को देखकर मुझे बस इतना ही समझ आया कि मेरी बहन को उनके साथ अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। उस महिला के साथ जो भी आदमी खड़ा था वह लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए घबराकर मैं अपने पिताजी के पीछे जाकर छिप गई थी कि अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मेरे पिताजी उस महिला और उस आदमी से खड़े होकर बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी हुई उस बाजार को और वहाँ के नियमों को समझने की कोशिश कर रही थी। बाजार का एक नियम मुझे समझ आ गया था कि उस बाजार में लड़की को एक बार तो उस चार दीवारी के अंदर जाना ही पड़ता है। इसी सोच में गुम हो गई थी, तभी पीछे से मेरे पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे पिताजी मुझसे कह रहे थे, अरे वाह बेटी, तू तो बड़ी नसीब वाली है, तुझे तो अपनी बहन के साथ रहने का मौका मिल रहा है। अब तो तू अपनी बहन के साथ ही रह सकती है, अब तुम हमेशा अपनी बहन के साथ ही रहोगी। मुझे यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो आप सभी से दूर हो जाऊंगी। यह सोचकर डर के मारे मैं सहम गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन को उस औरत के साथ और उस आदमी के साथ भेज दिया। उन्होंने मेरे पिताजी के हाथों में एक सफ़ेद लिफाफा पकड़ा दिया, जिसे मेरे पिताजी ने खोल कर देखा और हंसते हुए रख लिया। अब तो मैं और मेरी दीदी हम दोनों को लेकर वह आदमी और औरत चल दिए, जो कुछ दूर खड़ी गाड़ी में ले गए। वह महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। उस औरत के चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान थी और आंखों में प्यार भरा हुआ था। उस औरत ने मेरी बहन का हाथ थाम लिया और मेरी बहन के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैं भी अपनी बहन के साथ बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सभी लोग गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। जब सब कुछ मुझे नया नया सा लग रहा था, और नया क्यों ना लगे, सब कुछ तो नया ही था। एक छोटे से मजदूर तबके से निकलकर और एक झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने से जैसा ही लग रहा था। मेरे लिए ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम नहीं था, जो एक बहुत बड़ा गुनाह था। मैं और मेरी बहन हम दोनों ही अंदर चले गए। वह घर बहुत ही सुंदर था। उस घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। घर में जाते ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसको देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने उन्हें दुआ सलाम की और हमसे भी कहने को कहा। उस बुजुर्ग महिला ने हम दोनों को ही अपने पास बैठा लिया और जिस औरत के साथ हम आए थे उस औरत को कहने लगी, क्या तुमने इनकी अच्छे से नाप तोल कर ली है? मेरी बहन की तरफ घूरते हुए वह बुजुर्ग औरत बोल रही थी, क्या इस लड़की की तुमने अच्छे से नाप तोल की है? क्या यह लड़की इस वंश की बेल को बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है और चेहरे पर कोई दाग धब्बा भी नहीं है, शरीर भी काफ़ी सुंदर है। यह सब सुनकर कितने सवाल मेरे मन में आने लगे। और यह औरत कैसी बातें कर रही है और किस बारे में बात कर रही है, और मेरी बहन को क्यों लेकर आए हैं? नहीं, आकर पता चला, यहीं आकर पता चला। वह औरत कहने लगी उस बूढ़ी महिला को, मैंने सब अच्छे से देखभाल करके लाई हूँ मालिक की इस रखैल को। अब आप
और अब आप देख लो कि किस घड़ी में और किस नक्षत्र में इस मालिक के कमरे में भेजना है। अपने गुरु महाजन से पूछ लो। उनको यह बातों में समझाने की कोशिश कर रही थी। यह सब समझने के लिए इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक ही मेरी दुनिया बदल गई हो। वहाँ पर तो उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका सब कुछ अलग लग रहा था। मैं यह सब समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनाई दी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया जाएगा। दुल्हन वाले बाजार से लड़की चुनकर घर आ गई है। आप सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल मिलाप होना चाहिए। यह सुनकर मैंने अपनी बहन की ओर देखा जो मेरे साथ ही घबराई हुई खड़ी थी। शायद मेरी बहन सब कुछ समझ रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसके बूढ़ी महिला ने फ़ोन को रख दिया और मेरी बहन को कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी अपनी बहन के साथ साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी महिला को सुनकर मैं डर गई थी कि यह मुझे यहाँ क्यों रोक रही है, और वहीं एक और सिमट कर खड़ी हो गई। यह जो मेरी पहेली की शुरुआत थी, मैं वहीं खड़ी थी। तभी मेरी नज़र हमारे साथ आए उस आदमी पर पड़ी जो अभी भी मुझे घूरे ही जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर मुझे डर लग रहा था। मेरा उस बूढ़ी औरत के कहने पर वह आदमी वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद वह औरत आई और मुझे भी अपने साथ ले गई और मुझे घर की साफ सफाई का काम करने को कहने लगी, और मैं डरी सहमी सी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तभी मेरे कानों में मेरी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर मैं उनके पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन उस औरत ने मुझे रोक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुझे क्यों रोक रही है। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, लेकिन उसने मुझे मेरी बहन के पास जाने नहीं दिया। धीरे धीरे यही सिलसिला रोज का हो गया था। बात बात पर डांटना, फटकारना, गलती होने पर समझाने की बजाय हाथ उठा देना। धीरे धीरे वहाँ रहकर घर के सारे कामों को करना मेरा रोज का काम हो गया था। मैं धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी। मैं और मेरी बहन दोनों की दुनिया वहीं चार दीवारी में सिमट कर रह गई थी। महीने बीत गए थे, लेकिन मैं अपनी बहन से मिल नहीं पाती थी। मुझे अपनी बहन के बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि वह कैसी है। उनके बारे में जानने की मुझे कि मेरी बहन कैसी है, लेकिन मना पता ही नहीं था। एक दिन मैं घर के कामों को कर रही थी, तभी मेरी नज़र मुझे डर से देख रही थी तो दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक भूल नहीं पाई थी। कुछ देर तक मुझे देखने के बाद वह आंखें वहाँ से चली गई, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मेरे मन सहम गया था। उस दिन एक बार फिर वह औरत मेरे पास आई और मुझे सजने संवारने लगी। उस समय इतना तो मुझे समझ आ गया था कि यह साज श्रृंगार यूं ही तो नहीं किया जाता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मेरी बहन को यूं ही सजा संवरा कर ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैंने कुछ हिम्मत करते हुए उस औरत से इस बारे में पूछा तो उस औरत ने मुझे डांटते हुए यह कहा कि तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि सवाल पूछना उचित क्यों नहीं है। सवाल तो कोई किसी से भी पूछ सकता है। सवाल पूछने से कोई छोटा बड़ा थोड़ा ही हो सकता है। सभी इंसान तो एक जैसे होते हैं। सभी वही हड्डी मांस की चमड़ी, वही रंग रूप, सभी के शरीर में एक ही रंग का खून बहता है। तो फिर छोटे बड़े घर कैसे हो गए? जाने कितने सवाल मेरे मन में चल रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था और मैं चुप करके बैठ गई। मेरा श्रृंगार करने के बाद वह औरत मुझे एक कमरे में जाकर छोड़ आई। उसके बाद उस कदम से मैं सहम गई। बहन के साथ भी ऐसा ही किया गया था और अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। मैं 12 साल की लड़की, जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं सिखाया था, कभी मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उसे कैसे समझ आता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है और उसकी असमत पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के ऐसे रूप देखने को मिलेंगे, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कमरे में रखी हुई चीज़ों को देख रही थी।
जो उस कमरे में रखते हुए भी मैंने कभी नहीं देखा था। फूलों वाला नरम बिस्तर, बिस्तर के दूसरी ओर कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था, बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें पता नहीं क्या था। कुछ देर में दरवाज़ा दोबारा से खुला और एक आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आ गया। यह वही आदमी था जिसे कुछ घंटे पहले मैंने देखा था। उसे देखकर मेरे कदम पीछे हटने लगे। उसे देखकर मैं डर गई थी। मैं अपने चेहरे पर एक हंसी को लेकर आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर मैं डर गई। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी। मैं उससे छूटने की बार बार मिन्नतें कर रही थी, उसी विनती कर रही थी, लेकिन छूटना मेरी किस्मत में कहाँ था। मैं कसमकस में रह गई। मैं 12 साल की उम्र में यह घिनौने काम का दर्द मुझे झेलना पड़ा। जब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी, मैं बेसुध हो गई थी और जब आंखें खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल से लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ से मन घबरा रहा था। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे मैं उठकर देखा कि थोड़ी दूर पर एक पेड़ है, वहाँ पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने ऊपर नज़र डाली तो मैंने अपने आप को दुल्हन वाले कपड़ों में ही पाया। मैं सोचने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं कहाँ थी। सवालों की झड़ी मन में लग गई थी। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की बोगी में बैठ गई और मेरी नज़रें रेल की बोगी में बैठे हुए यात्रियों की ओर देख रही थी। वह रेल तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी और मेरी किस्मत न जाने कौन सी मंजिल की तलाश में निकल पड़ी। किस्मत ने मुझे ले जाकर मेरठ पटक दिया था। जैसे ही रेल रुकी थी, मैं रेल से नीचे उतर गई। मेरा शरीर काफ़ी दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस अकेले भीड़ में चलते जा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर एक बेंच पर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई और आकर चली गई, लेकिन मैं वहीं पर बैठी रही। आते जाते बस उन्हें देखती रही। पास में ही पानी की टंकी लगी थी। मैं वहां जाकर पानी पिया। भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा था तो पेट पकड़कर वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठी रही, इसी उम्मीद से शायद कि भगवान किसी रहनुमा को भेज दे मेरी मदद करने के लिए। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी आंखों के सामने एक रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर से एक बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देखकर इतना तो समझ ही गई थी कि एक बार फिर से ऐसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ लड़कियों को सजा संवरा कर कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द और वेदना शरीर को सहन करनी पड़ती है। मैं सहम गई थी। मेरा मासूम सा बचपन उस मुखौटे वाली लड़कियों के बीच में खो गया था। उस दृश्य को याद करके घबरा जाती थी। मैं वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी, लेकिन मन से इतना सरल नहीं था। चारों ओर देखती हुई नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देखकर उम्मीद से भर गई, शायद मैं वहाँ से भाग सकूं। अब मैं सबके सोने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 24 घंटे हो गए थे। वहाँ तो रौनक कम नहीं हो रही थी। उस घर में काफ़ी चहल पहल थी। किसी और रास्ते को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करके वहीं बैठ गई। इतनी उम्र नहीं थी, मुझे लोगों के बीच तो नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाई सीखने के लिए ज़रूर भेजा जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियाँ भी थी जो मेरी ही मजबूरी की तरह आई थी और जो मेरी तरह भागने के जुगाड़ में थी। मुझे बड़ी लड़कियां अपने कामों को कर रही थी, उनके साथ लोगों से बात करने के तौर तरीके और चलने फिरने के तौर तरीके सीख रही थी। तभी मैं चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे ले जाकर जा रही थी, लेकिन कहाँ जा रही थी इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर के बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस गाड़ी में ही छुप कर बैठ गई। जब मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मैं गाड़ी से झांक कर देखा तो गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। थोड़ी देर में मेरी नज़र सामने से आई हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथों में एक पर्स था और काले रंग का चश्मा लगा रखा था। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर से गाड़ी में छुप गई। वह औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मेरा मन एक बार फिर
शंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई। खांसी की आवाज़ सुनकर उस महिला ने गाड़ी को रोका और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे पीछे देख लिया। मैं डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थी। उन्होंने मेरी हालत को देखकर शायद अनुमान लगा लिया था, या यूं कहा जाए कि पारखी नज़रों का कमाल था। जो मेरे अंदर छुपे हुए डर को समझ रही थी वह औरत कोई और नहीं, वह तो प्रेमलता जी ही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे शांत बैठे रहने को कहा और एक बार फिर से गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 2 सालों में इतना कुछ देखकर तो अनुभव हो ही गया था कि किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। मेरे मन में विचार आया कि मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी लड़की का जीना इतना आसान कहाँ था। मैं बैठी बैठी गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी तो प्रेमलता जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे थे। मुझे ना डरने को कहते हुए प्रेमलता जी मुझे वहाँ से एक कमरे की ओर ले जाने लगी। जिस दरवाजे को खोलते ही मेरे कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए प्रेमलता जी मुझे वहाँ पास ही पड़ी बेंच पर बैठने को कहा और खुद भी वहाँ पर बैठ गई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे पूछने लगी। पहली बार किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर इतने प्यार और धैर्य से कुछ पूछा था, जिससे मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उनके ऊपर भरोसा तो मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी। प्रेमलता जी मेरी सारी परेशानी समझ गई थी। एक जगह के बारे में वह मुझे बताने लगी। तो पता चला कि वह एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वह बच्चे रहने आते हैं जो बचपन में किसी न किसी अपराध के शिकार हो जाते हैं, जहां उन्हें सही गलत की शिक्षा दी जाती है। वह वहां एक कर्मचारी थी जो प्रतिदिन उनसे मिलने आया करती थी और उनके साथ समय बिताती थी और सही गलत समझाया करती थी। मैं वहीं बैठी बैठी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। प्रेमलता जी मुझे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वह मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहाँ रहने वाले कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। खाना खाने का समय हुआ तो सभी बच्चे पंक्ति लगाकर खाना खाने लगे। भोजन कक्ष में जाकर सभी बच्चे इकट्ठे होकर बैठकर खाना खाने लगे। सभी कर्मचारी और प्रेमलता जी भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगे। उनका व्यवहार से मैं सहज होने लगी थी। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। प्रेमलता जी भी मुझसे बातें करती करती खाना खा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी और मैंने उन्हें अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर वह मुझे समझने लगी। देखो बेटा, अतीत तो सबका होता है। हमें उसे अतीत को पकड़कर अपने आने वाली जिंदगी को बेकार नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को पीछे छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। रेखा नाम सुनकर मैं उनको बोली, आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम रेखा है? प्रेमलता जी रेखा को बहुत प्यार से समझा रही थी और मैं भी उनकी बातों से प्रभावित होकर और अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। प्रेमलता जी मेरे साथ बातें करती खेलती थी, अच्छे बुरे की पहचान कराती थी। उनसे मिलकर मुझे समझ आया कि वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस प्रेमलता जी को माँ कहकर संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने मुझे करवाई। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता को समझाकर मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय गुजारने के साथ साथ प्रेमलता जी मुझे अपने घर लेकर आ गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि जिसकी गाड़ी में मैं छिप कर आई थी वह व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। अब तो मैं प्रेमलता जी और उनके भाई के साथ उनके घर में रहने लगी। धीरे धीरे मैंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। तब मुझे पता चला कि रीति रिवाज के नाम पर मेरे जैसी लड़कियों के साथ जो होता है वह गलत था और उन्हें गलत शिक्षा की कमी के कारण ही होता था। कुछ लोग अभी तक इस प्रथा को अपना रहे हैं और अभी तक निभा रहे हैं। जब मैं प्रेमलता जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां मैं उस दुल्हन वाले बाजार को रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साथ ही अपनी पहचान बताए बिना प्रेमलता जी की मदद से उन सभी को शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इसी उम्मीद में एक दिन अवश्य सफल होंगे। रेखा बेटा, चलो अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकलने वाली रैली का समय हो रहा है। हमारे सभी बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया गया है। प्रेमलता जी ने डायरी बंद करते हुए ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा।
प्रेमलता जी की बात सुनकर रेखा बोली, माँ, मैंने सब तैयारी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी के प्रयास से जल्दी ही शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश में हम कामयाब जरूर होंगे। प्रेमलता जी बोली, सिर्फ प्रथा को ही ख़त्म नहीं करना है, हमें तो लोगों में जागरूकता भी लानी है ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रथा का शिकार ना बने और जिनका बचपन उन्होंने देखा भी नहीं, बचपन में उन्हें गलत कामों का शिकार होना पड़ा है, इस प्रथा को रोकने का मिलकर प्रयास करेंगे। इस तरह से प्रेमलता जी और रेखा ने मिलकर इस प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रही है, जिसकी वजह से अब लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका भी मिल रहा है और ऐसे बाजारों में जाने से भी उनकी जान बच रही है। रेखा और प्रेमलता जी ने अपने प्रयास से उस दुल्हन वाले बाजार को बंद करवाया। अब तो लोग वहां अपनी लड़कियों को भेजने से भी डरने लगे हैं, पकड़े जाने के डर से। पहले तो खुल्लम खुल्ला लड़की को ले जाया जाता था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं।